देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत का क्रेडिट महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को दिया गया और शायद यही वजह रही कि दिल्ली में इस गेम चेंजर स्ट्रैटेजी पर जमकर दांव खेला जा रहा है। लेकिन इस बार सियासी घमासान का तरीका थोड़ा अलग है। अब तक अलग अलग दल अपनी तरफ से योजनाओं का ऐलान करते थे, लेकिन दिल्ली में आप और बीजेपी एक कदम आगे हैं और दोनों दल एक दूसरे की योजनाओं पर हमलावर हैं। केजरीवाल तेरी खुल गई पोल, महिलाओं का ये अपमान। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अपमान। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी, संजीवनी योजना धोखा है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर आक्रोश। दिल्ली में इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी आपके बीच जारी जुबानी जंग अब सड़क पर आ चुकी है। इस बार पहला दांव महिलाओं के जरिए ही खेला गया है। सवाल दिल्ली की गद्दी का है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। आधी आबादी पर हर किसी की नजर है। सत्ताधारी दल की तरफ से एक योजना का ऐलान होता है तो जवाब में बीजेपी भी सरकार बनने पर आर्थिक मदद का वादा करती है। लेकिन महिलाओं के सम्मान के नाम पर दिल्ली में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक की योजनाएं सवालों के घेरे में हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट से पास करवाकर योजना को अधिसूचित करने की जानकारी दी थी। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोटिस देकर इस योजना के अधिसूचित होने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ परवेश वर्मा पर घर में पैसे बांटने के आरोप लगे, जिसे लाडली बहना योजना नाम दिया गया। साथ ही सरकार बनने पर हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही गई। इन तमाम घटनाक्रम के बीच बीजेपी की महिला विंग ने आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुबह से ही महिलाएं इकट्ठा होने लगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। केजरीवाल हर बार की तरह इलेक्शन से पहले इस बार बहनों को झूठे दिलासे दे रहा है। वो पंजाब में 1000 रुपए तो दे नहीं पाया, लेकिन दिल्ली के वासियों को, बहनों को 2100 रुपए देने का वादा कर रहा है। झूठा संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना ला रहा है, जो है ही नहीं वास्तव में। सरकार हमेशा, दिल्ली सरकार झूठ बोलती आई है। पंजाब में भी इन्होंने यही घोषणा की थी चुनाव से पहले कि हर महिला के खाते में 1100 रुपए दिए जाएंगे, पर वो आज तक 2 साल हो गए, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हंगामे के दौरान सुरक्षा के लिहाज से कई महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। संजीवनी और महिला सम्मान योजना के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन करते हुए 11 अशोका रोड से यहाँ अरविंद केजरीवाल का घर तक यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मगर महिलाओं के सम्मान को लेकर दिल्ली में नया त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले दोनों ही दल को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले से आमने सामने थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। अगर ये लोग पिछले 10 साल में कुछ काम कर लेते तो इन लोगों को इस तरह से दिल्ली में घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। अब सरकार अपने स्कीम के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल दे कि उसी के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को इसका स्पष्टीकरण करना पड़े, तो ये तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कोई फ्रॉड रहा नहीं है। और ये मैं चाहता हूँ दिल्ली का हर व्यक्ति इस बात को सुने। दरअसल हाल में हुए उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि महिला वोट बैंक हर सियासी दल के लिए जरूरत बन गई है। एक तरफ अलग अलग योजनाओं के जरिए आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं
सभी सियासी दल एक दूसरे की योजनाओं पर सवाल खड़ा कर अपना सियासी माइलेज बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। अब बात दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई सियासी अदावत। करीब 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में, लेकिन अब दोनों दलों के बीच सियासी अदावत का नया पन्ना खुल रहा है। अजय माकन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की मांग। आखिर क्यों दिल्ली चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आप और कांग्रेस में सियासी टकराव बढ़ी है, इस रिपोर्ट में समझिए। मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी मैदान से सियासी तलवार खिंच चुकी है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में दोनों दल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और अब दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दूरी के कई सियासी मायने हैं। इससे पहले भी पंजाब और कई राज्यों के चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार वार तीखा है, पलटवार भी जोरदार किया जा रहा है। कांग्रेस से दूरी का संदेश आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप खुद दे रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर मीडिया के सामने आई, साफ ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। एक तीर से दो निशाने साधने की पूरी कोशिश की गई। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल सामने आए। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली और अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए। इतिहास का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के आरोपों का तल्खी के साथ जवाब दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करना है। ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस ने लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर लूटा है आपस में। इससे बड़ी हास्यास्पद क्या हो सकती है? वो जिस आंदोलन से निकले हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन से, वो किसके द्वारा फंडेड था? कौन लोग थे? आरएसएस के लोग सब आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ बैठकें होती थी, कौन नहीं जानता? और हम पे आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में कांग्रेस को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। तल्खी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से ही बाहर करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया गया तो इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर करने की मांग की जाएगी। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा जुबानी हमला बोला था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया था। केजरीवाल के लिए फर्जीवाल टर्म का इस्तेमाल किया था। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है।
अजय माकन के इसी बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी सतह पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने जहां माकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं कांग्रेस अब खुलकर अजय माकन के बचाव में खड़ी है। मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप क्यों लगा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सारी ताकत, सारी सियासत, ये सारे हथकंडे, ये सब हैं दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के। कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी से उतारकर आम आदमी पार्टी बीते 10 सालों से अपनी सरकार चला रही है, तो वहीं बीजेपी बीते 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है। अब सवाल है कि क्या आरएसएस की मदद से बीजेपी दिल्ली में अपना सियासी वनवास खत्म कर पाएगी? दो 2024 चुनाव के बाद मुश्किल दिख रहे हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मुश्किल में फंसे महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत। इन दोनों चुनावों में बीजेपी के जीत के कई फैक्टर हैं, लेकिन दोनों ही चुनावों में आरएसएस की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। और अब आरएसएस बीजेपी के सामने दिल्ली की चुनौती है, जहां बीजेपी पिछले 26 साल से सत्ता से बाहर बैठी है। अब सवाल है कि क्या आरएसएस की मदद से बीजेपी एक बार फिर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ेगी? क्या अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को बीजेपी रोकने में कामयाब हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात कि त्रिकोणीय हो चुका दिल्ली का मुकाबला बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा या आसान? जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। आरएसएस इस चुनाव को लेकर भी हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर रणनीति बना रही है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी और आरएसएस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनाव में प्रचार का खाका तैयार किया, जिसके तहत पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें की जाएंगी। लोगों को विकास के मुद्दे पर जागृत किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए वोट मांगे जाएंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी और संघ की इस बैठक से इत्तेफाक नहीं रखते, जिनका कहना है आरएसएस का फिलहाल दिल्ली में चुनाव प्रचार का कोई प्लान नहीं। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठक करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, जिसे हम स्वयंसेवक कहते हैं, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। और इसलिए कई बार गलतफहमी हो जाती है कि संघ काम कर रहा है। संघ नहीं साहब काम कर, संघ संगठन के नाते कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं काम करती। हालांकि आरएसएस की सक्रियता के दावों को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस दोनों पर ही तंज कस रही है। पार्टी कोशिश करेगी, आप चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता करो, जैसे आम आदमी पार्टी पेड कार्यकर्ता लगाती है, उनके काम कर रहे हैं, करें। हम अपने तरीके से काम करेंगे। हर आदमी का अपना अपना वर्कर होता है, किसी का संघ का है, आम आदमी का पेड है, हमारे पास हमारा क्रांतिकारी कार्यकर्ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं था। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस पूरी ताकत के साथ हर चुनाव में कैंपेन कर रही हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी उपचुनाव का नतीजा इस बात का सबूत है कि दिल्ली में भी बीजेपी और आरएसएस अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू, और इससे पहले एक विवाद भी शुरू हुआ। आरोप लगे कि अधिवेशन के लिए लगाए गए पोस्टर्स में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया। हिंदुस्तान के मैप में पीओके को नहीं दिखाया गया, अक्साई चीन को नहीं दिखाया गया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन को लेकर जोरदार तैयारी की गई। पूरा शहर जगमगा रहा है।
सड़कें कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर पोस्टर से पटी हुई हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता बेलगावी पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिवेशन की शुरुआत से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन के लिए बेलगावी में लगे ये पोस्टर विवाद की वजह बन गए। आरोप है कि इन पोस्टर में हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाया गया है। भारत के मैप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को नहीं दिखाया गया है, जिसके बाद बीजेपी इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। इससे पहले इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े रह गए, जिसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। बीजेपी ने पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस नेताओं को भी सफाई देने उतरना पड़ा। कांग्रेस ने फिर एक बार इसे बीजेपी की मुद्दे से भटकाने वाली राजनीति का नाम दिया। बीजेपी वाले मुद्दे भटकाते हैं, कोई दम नहीं है, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और इशू पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। अगर गलती से किसी ने ऐसा कर भी दिया हो तो क्या कांग्रेस चाहेगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा ना हो? कश्मीर 50 साल 55 साल इस देश के अंदर हुकूमत करती रही। क्या कश्मीर को प्रोटेक्ट नहीं किया है? क्या कश्मीर के मामलात को संभाला नहीं है? जिस तरीके के हालात कश्मीर के कांग्रेस के ज़माने में थे, भारतीय जनता के ज़माने में, इनकी सरकार के ज़माने में हालात कहीं बिगड़े हैं। हालांकि पोस्टर पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने आनन फानन में इसे हटा दिया, मगर कांग्रेस के लिए मुश्किल खत्म होती नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकती है। वहीं इन विवादों के बीच खबर है कि 2 दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन में खराब सेहत के कारण सोनिया गांधी के शामिल होने की उम्मीद काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले दरगाह क्षेत्र के आसपास के इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। इस दौरान दुकानदारों की वहां खड़े अधिकारियों से झड़प हुई और बताया कि कई बार नोटिस यहां दिया गया, बावजूद उसके अतिक्रमण नहीं हटा। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया था और फिर ये कार्रवाई हुई। अजमेर में पीले पंजे का अटैक, उर्स से पहले अतिक्रमण पर वार, अवैध कब्जा हटाया तो हंगामा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले दरगाह क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान जहां भी सड़कों पर अवैध तरीके से कब्जा कर दुकानें चलाई जा रही थी, उन्हें हटाया गया। प्रशासन की ये कार्रवाई दरगाह क्षेत्र के आसपास के इलाकों में हुई, जिस पर अतिक्रमण कर दुकानें चलाने वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने वहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। दुकानदारों को दुकानें हटाने के लिए समय भी दिया था, लेकिन प्रशासन के नोटिस और उसकी अपील का वहां कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन को बुलडोजर एक्शन लेना ही पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद दुकानदारों की अधिकारियों से तीखी झड़प हुई। दरअसल अवैध अतिक्रमण की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से अवैध तरीके से लगाई गई दुकानों के कब्जे में आ गया था, जिससे वहां जाम की समस्या खड़ी हो गई थी और लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। प्रशासन ने जिन इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया,
उनमें से दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली गेट का हिस्सा शामिल है। उस मेला क्षेत्र में दरगाह बाजार, नाला बाजार, अंदरकोट, लंगरखाना, सभी दिल्ली गेट से दरगाह, ये पूरे एरिया में नालियों पे जो भी चबूतरे हैं, रैंप है, अस्थायी अतिक्रमण है, कैबिन है, आज उन्हें हटाया जा रहा है। पूरा उस मेला क्षेत्र जो भी है उसमें। हालांकि नगर निगम को पहले से ही बुलडोजर एक्शन के दौरान हंगामे और विरोध का अंदाजा था, लिहाजा बड़ी तादाद में वहां पुलिस बल मौजूद थी, जिन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वालों पर काबू पाया और अतिक्रमण को हटाने का काम बिना रुके जारी रहा। हमने जो चेतावनी दी उसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार निगम की टीम कार्रवाई करती है और उसके बाद वापस आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको देखते हुए नगर निगम की टीम द्वारा आज पुलिस प्रशासन की मदद से हमने ये हटाने की कार्रवाई की है। जिन पर नाले जो अवरुद्ध हो रखे हैं, जिन्होंने नालों पर 4-5 फुट अतिक्रमण कर रखा है, उन सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं और उनको हटवा रहे हैं। प्रशासन का साफ कहना था कि दरगाह के आसपास जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसे भी जल्द हटाया जाएगा, ताकि आम लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से निजात मिल सके। अभिजीत देव, जी मीडिया, अजमेर। संभल में सनातन का एक बड़ा सबूत मिला। शाही जामा मस्जिद से 280 मीटर की दूरी पर एक मृत्यु कूप मिला, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में किया गया। इसकी जानकारी होने पर खुदाई के लिए वहां नगर पालिका की टीम पहुंची, मलबा हटाया, खुदाई की तो मृत्यु कूप सामने आया। संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों के होने का दावा है। इसी खोज के दौरान एक कूप सामने आया, तो एक कूप की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची। संभल में मिला स्कंद पुराण वाला कूप। स्कंद पुराण में 68 तीर्थ, 19 कूपों का जिक्र। पौराणिक जो नगरी है हमारी, उसमें 19 कूपों से एक मृत्यु कूप है ये। इसमें स्नान मात्र से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पौराणिक मान्यता है। 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप मिला। यूपी के संभल में जैसे जैसे एएसआई की टीम आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सनातन के नए सबूत मिलते जा रहे हैं। आज ऐसा सबूत मिला है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में किया गया। ये सबूत है एक कूप, मगर ये कोई मामूली कूप नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि उसमें स्नान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये एक बड़ा पौराणिक कूप है और इसके जल से स्नान करने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाती है और ऐसी मान्यता भी है। लेकिन ये चीज़ें विलुप्त होती गई, अब प्राप्त हो रही हैं। शायद सत्य सनातन की ये धरोहर है, अब मिल रही है। ये कूप संभल के कोट पूर्वी मोहल्ले में मिला, जो कूड़े के ढेर से पटा हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी सामने आई तो नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची और कचरे को हटाकर खुदाई का काम शुरू किया, तो कूप सामने निकल आया। संभल में लगातार कूपों का मिलना जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल के सरथल चौक पर, जहां पर एक कूप मिला है और उसकी यहाँ पर खुदाई जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनको यहाँ पर नगर पालिका परिषद की तरफ से जो है लगाया गया है। और ये जो खुदाई आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगातार चल रही है। इसका जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं राउंड करके, ये पूरा जो है कूप है। ये जानकारी है कि स्कंद पुराण में जो 19 कूपों का जिक्र है, उसमें एक कूप ये भी है जिसे कि मृत्यु कूप कहा जाता है। कूप मिलने की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई और कुछ लोग कूप की पूजा करने लगे। बताया गया है कि जहां पर यह कूप मिला है वो जामा मस्जिद से केवल 280 मीटर की दूरी पर मौजूद है। कहा जा रहा है करीब 25 साल पहले इस मृत्यु कूप में पानी हुआ करता था, लेकिन लोग वहां पर कचरा फेंकने लगे, जिससे धीरे धीरे ये कूप मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन को हमारी ओर से जानकारी दी गई कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक जो कूप है हमारे, पौराणिक जो नगरी है हमारी, उसमें 19 कूपों से एक मृत्यु कूप है ये। इसमें स्नान मात्र से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पौराणिक मान्यता है। और महज हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर यह है। इलाके के लोगों ने प्रशासन से कूप की खुदाई के साथ ही वहां आसपास साफ सफाई की मांग भी की। हमने ये मांग की थी कि यहाँ पे जो विलुप्त तीर्थ हैं उनको बचाया जाए और पूरा जीर्णोद्धार किया जाए। पिछली सरकारों ने इन सब तीर्थों की अनदेखी की है
और अब प्रशासन ने इसके सौंदर्यीकरण की अगर बात की है तो ये बहुत अच्छी है और बहुत सुखद बात है ये। जिस जगह पर ये कूप मिला वहाँ लोगों ने पहले एक शिव मंदिर होने का भी दावा किया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में संभल की पुरातन धरती सनातन की ओर कितने सबूत उगलती है। संभल से जी मीडिया के लिए नीरज गौड़ की रिपोर्ट। योगी फोर्स फुल एक्शन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को पहले चेतावनी दी कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर यमराज होंगे, लेकिन इसके बाद भी अपराधी की गलती करने वाले अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, गैंगस्टर हो या तस्कर हो, अपराधी या माफिया, सरेंडर हैं इस वक्त। मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते। जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। चौराहे पर बिजनौर, बहराइच, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, गाजीपुर, बुलंदशहर, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, फतेहपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। जिला कोई भी हो, जगह कोई भी हो, चाहे वो गौतस्कर हो, लुटेरे हो, अपराधी हो, माफिया, किडनैपर, हत्यारे या फिर गैंगस्टर, सबके सब गुहार लगा रहे हैं, योगी जी माफ करा दो, यूपी पुलिस से हमें बचा दो। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। क्यों सुना नहीं था क्या? योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपराध किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, यूपी में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है, नहीं तो अंजाम देख लो। बाबूजी माफ कर दीजिए, बाबूजी हमारी गलती हो गई, बाबूजी आज के बाद बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बाबूजी बाबूजी माफ कर दीजिए, बाबूजी माफ कर दीजिए। ये यूपी है, अपराध किया तो माफी नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने अलग अलग जिलों में ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया है। बहराइच, खनऊ, पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर, गाजियाबाद, इटावा, बरेली, ग्रेटर नोएडा में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ को अंजाम दिया है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से करते हैं। यहां पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शमीम और नकाब जनी पर 24 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्पॉट पर जहां पर कल देर रात एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं अमन सिंह और वीर यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार यहां से किया गया था और ये गोलियों के निशान हैं जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुठभेड़ में जो अपराधी था वो यहाँ पर पड़ा था, जिसका मार्केशन यहाँ पर कर दिया गया है। इन तस्वीरों को देखिए, 8 साल की मासूम के हत्यारे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नज़दीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, अपराधी का नाम शुभम है। इसने कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण में शामिल था, लेकिन अब एनकाउंटर के खौफ से यूपी पुलिस के सामने हाथ ऊपर कर सरेंडर करने पहुंचा है। इतना ही नहीं, अपराधी की गलती की माफी उसकी मां भी मांग रही है, क्योंकि उन्हें पता है यूपी में अपराध की एक ही सजा।
और रुख करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का। तालिबान ने अपने इलाकों को पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ रवाना किया। इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा। अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान तालिबान शहबाज की फौज को कड़ा जवाब दे सकते। पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में तालिबान। अफगानिस्तान सीमा पर पहुंचा हथियारों का जखीरा। पहले खाई बदले की कसम, अब तालिबान का एक्शन। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठान ली थी। अब अफगान तालिबान के 15,000 लड़ाके तोप और गोला बारूद के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ चुके हैं। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं और कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। वैसे अफगान तालिबान के साथ जंग की स्क्रिप्ट खुद पाकिस्तान ने ही तैयार की। ऐसा क्यों, इसे समझिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने कहा कि हवाई हमले में सिर्फ आतंकी गुट टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी हमले में आम लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसलिए अफगानिस्तान सरकार ने इन हमलों का बदला लेने का ऐलान किया है और बॉर्डर पर हलचल भी बढ़ा दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या अफगान तालिबान से जंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी तैयार है? क्या पाकिस्तान में वो ताकत है कि अफगान तालिबान के लड़ाकों से युद्ध कर सके? ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तानी खर्चा विदेशों के रहमो करम पर चल रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार जंग का खर्च उठाने की हिम्मत करेगी? आने वाले समय में ये इलाका पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाएगा। ना इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान को कहीं से कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो पाकिस्तान आर्मी की साख जो वैसे भी इस वक्त नादिर पे है और गिरेगी। इसको रोकने के लिए वो एडिशनल सेना कहां से लाएगा? अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तालिबान क्यों अपने ही देश की सरकार और सेना के खिलाफ है और टीटीपी का अफगान तालिबान से क्या कनेक्शन है। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी का ही नाम आ रहा है। टीटीपी ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान से जुड़ा रहते हुए भी इस्लामाबाद के खिलाफ चल रहा है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के कई हिस्सों में तालिबानी शासन लाने की कोशिश भी करता रहा है। हाल ही में तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। टीटीपी पर ये आरोप भी लगते रहे कि उसके लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने ही देश की सरकार और सेना के खिलाफ अफगान तालिबान से मिले हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी सेना टीटीपी से बौखलाई रहती है। फिलहाल माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने टीटीपी को डराने के लिए मंगलवार को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, मगर अब तालिबान पूरी तैयारी के साथ पलटवार के मूड में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच सवाल यह भी आ रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान क्या है और इसका काबुल से संबंध क्या है। तो आपको बताएं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तानी तालिबान का एक गुट है। इसकी सोच और तौर तरीके अफगान तालिबान से मेल खाते हैं। टीटीपी 2007 में बना था और मोटे तौर पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। इसके सदस्य ज्यादातर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। इनके लड़ाकों में ज्यादातर पश्तून कम्युनिटी से हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए इलाकों में रहते हैं। मकसद पाकिस्तान के अफगानिस्तान से सटे इलाकों में इस्लामिक शासन लाना है। खैबर पख्तूनख्वा पर इस्लामाबाद का असर खत्म करना भी चाहता है। ये तमाम चीजें हैं जो कि आज की तारीख में काउंट की जा रही है। लेकिन वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू बेटी को मुसलमान बनने पर मजबूर करने के लिए हिंदू लाडली को कट्टरपंथियों ने इतना धमकाया कि वो डर कर उसने इस्लाम कबूल किया। इस हिंदू बिटिया को कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और कट्टरपंथियों की मर्जी वाले एफिडेविट पर उसने दस्तखत। यूनुस की तानाशाही आउट ऑफ कंट्रोल। टॉर्चर की वजह से हिंदू बेटी बनी मुसलमान। कट्टरपंथियों ने हिंदू बिटिया का धर्म परिवर्तन कराया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेशी हिंदू कितने सुरक्षित हैं, ये किसी से छिपा नहीं है।
बांग्लादेश में शारीरिक हिंसा के साथ साथ अब हिंदुओं को मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता सबूत है ये मासूम। इस नाबालिग हिंदू बेटी को देखिए। बांग्लादेश में अपने साथ किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए इस हिंदू बेटी ने कट्टरपंथियों के डर से धर्म बदल लिया। अब ये बच्ची मुसलमान बन गई है। कहते हैं ना, मरता क्या न करता। इस हिंदू बच्ची ने कट्टरपंथियों के जुल्मों सितम से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी देकर इस हिंदू बच्ची का धर्म परिवर्तन करा दिया, साथ ही एफिडेविट पर जबरन साइन करा लिए। अब आपको बताते हैं हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए कट्टरपंथियों ने कैसे अपने मन मुताबिक इस बच्ची की एफिडेविट का खाका तैयार किया। जमात के गुंडों ने अपने हिसाब से सारी बातें लिखी और खुलेआम लड़की को धमकाकर उसके दस्तखत ले लिए। मुझे अपना भला बुरा समझने और जानने की समझ है। मैं पहले हिंदू धर्म मानती थी। काफी वक्त से मुझे हिंदू धर्म के रीति रिवाज पसंद नहीं आ रहे थे और इस्लाम के रीति रिवाज मुझे पसंद आने लगे। इसलिए मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और जानबूझकर अपनी मर्जी से, बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के हिंदू धर्म से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम अपना लिया। ये बच्ची बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के हकीमपुर की रहने वाली है। इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। बांग्लादेश की इस बच्ची का अपराध ये है कि ये हिंदू थी और देवी देवताओं की पूजा पाठ करने रोज मंदिर जाया करती थी। बस यही वजह है कि कट्टरपंथियों ने इसे निशाना बनाया। कट्टरपंथियों ने इस हिंदू लड़की को पहले डराया जिससे वो मुसलमान बन जाए, लेकिन कट्टरपंथियों के सामने ये हिंदू बच्ची झुकी नहीं, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने इसे जान से मारने की धमकी दे दी। शुरू में कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के घर छिपी रही, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन कट्टरपंथियों ने दबाव बनाकर शीमू को मुसलमान बना दिया। बांग्लादेशी हिंदुओं पर सीधे जुल्म और ज्यादती के बाद अब जमात इस्लामी ने इस्कॉन को अपने अखबार के जरिए टारगेट किया। जमात ने चिन्मय प्रभु को भगवा आतंकी करार दिया। साथ ही आवामी लीग से चिन्मय प्रभु के संबंध बताकर बांग्लादेश का दुश्मन तक कहा। जमात के नरगल और फर्जी आरोपों पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के इस्कॉन के सबसे बड़े संत चिन्मय प्रभु से हुई जाति को पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। चिन्मय प्रभु को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथियों की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कट्टरपंथी कभी सीधे उनके घरों और लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो कभी टीवी और अखबारों के जरिए इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं। सबसे ताजा मामला बेहद चौंकाने वाला है। जमाते इस्लामी के अखबार अमर देश ने बांग्लादेश के मशहूर हिंदू नेता चिन्मय प्रभु पर एक के बाद एक कई झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिससे चिन्मय प्रभु की इमेज खराब की जा सके। जमाते इस्लामी ने संत चिन्मय प्रभु को आतंकी और सांप्रदायिक उग्रवादी करार दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जमाते इस्लामी के अखबार अमर देश ने चिन्मय प्रभु के बारे में क्या क्या मनगढ़ंत और अनर्गल आरोप लगाए हैं। चिन्मय प्रभु आवामी लीग के नेता मास्टर आशुतोष धर के बेटे हैं। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन इस्कॉन से जुड़ने के बाद चिन्मय कुमार दास ब्रह्मचारी बन गए। भगवा आतंक फैलाने की वजह से कम समय में इस्कॉन में इनका कद बढ़ गया है। इन्हें इस्कॉन के संगठन सचिव का दायित्व मिल गया। चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश को अस्थिर करने की साजिश रची। बांग्लादेश को अस्थिर करने वाले दिल्ली के कमांडरों में से एक हैं। फांसीवादी शासन शेख हसीना को वापस लाने का खाका तैयार कर रहे हैं। इस झूठी रिपोर्ट को देखने से साफ है कि जमाते इस्लामी का मकसद हिंदू नेताओं को बदनाम करना और भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करना है। अब आपको बताते हैं कि चिन्मय प्रभु की बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं में क्या अहमियत है। चिन्मय प्रभु बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता हैं। बांग्लादेश समिति सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य हैं। इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता भी हैं। चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर 2024 को ढाका के हजरत शाहजलां हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। ढाका पुलिस के मुताबिक चिन्मय दास के खिलाफ दायर एक शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है।
अब आपको बता दें कि हिंदुओं से कट्टरपंथी जमात को इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करता है जमात। जमात इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते हैं। इस्कॉन से भड़कता है हिफाजत इस्लाम। इस्कॉन के खिलाफ रैली भी निकाली। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग की। इसीलिए जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने अब सीधे हिंदुस्तान पर आरोप लगाया है। अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि भारत ने दोस्ती की आड़ में बांग्लादेश का शोषण किया है। बांग्लादेश के जैसोर में जमात नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत दोस्त बनकर आया था, लेकिन फिर हमें लूटना शुरू कर दिया। ये कैसी दोस्ती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने रेस कोर्स ग्राउंड में आत्मसमर्पण कर दिया और भारत ने सभी हथियार छीन लिए। 53 वर्षों में इस तथाकथित दोस्त ने उन गोला बारूद का एक भी गोला तक हमें नहीं लौटाया। दरअसल जमात इस्लामी का एक और मकसद है हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करना और बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की वकालत करना। इसी मुहिम की खातिर ये कट्टरपंथी जमात दिन रात साजिश के तार बुनता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रुख सीरिया का। सीरिया पर बगदादी ब्रिगेड का कब्जा जरूर हो गया, लेकिन असद की हुकूमत जरूर खत्म हुई, लेकिन सीरिया की हालत में कोई बदलाव नहीं। क्रिसमस के दिन सीरिया के होम्स में गोलीबारी हुई और एक बार फिर सीरिया की धरती सुलग उठी। सीरिया से बशर अल असद भाग गए। दमिश्क पर बगदादी ब्रिगेड का कब्जा हो गया, लेकिन सीरिया अब भी अशांत है। सीरिया के होम्स में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। खबर है कि 15 दिसंबर को क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए लोग जमा हुए थे, लेकिन अचानक गोलीबारी से वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गोलीबारी के बाद भीड़ कैसे तितर बितर हो गई। अब इस दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। सीरिया के अलेप्पो में अलावाइट में उपद्रवियों ने आग लगा दी। कहा जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही होम्स और अन्य सीरियाई शहरों में प्रदर्शन और गोलीबारी शुरू हुई। गोलीबारी की घटना के बाद सीरियाई पुलिस ने 25 दिसंबर की रात होम्स शहर में कर्फ्यू लगा दिया। उधर गोलान हाइट्स में इजरायली सेना की आर्मी एक्सरसाइज से बगदादी ब्रिगेड भड़क गई है। बशर अल असद सरकार के बाद इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने 25 दिसंबर को यह घोषणा की थी कि गोलान हाइट्स के डीमिलिटराइज्ड बफर जोन में अस्थायी आर्मी पोस्ट बनाएगा, जिससे सर्दी में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इजरायली सुरक्षा बलों ने गोलान हाइट्स के बफर जोन से आगे बढ़कर सीरिया के अंदर 7 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है। गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे के खिलाफ सीरियाई लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिसमें 3 सीरियाई नागरिक घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजनीति में आज सिर्फ इतना है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।